हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर क्लास 10। सब्जेक्ट रहेगा हिंदी, प्री बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, समय रहेगा 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80। तो जो ये पेपर है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम करेंगे। यहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं पेपर आपके लिए। जितने ज़्यादा आप पेपर सोल्व करोगे प्रैक्टिस पेपर, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, सामान्य निर्देश जो आप पढ़ सकते हो। इसमें कुल 4 खंड हैं, क ख ग और घ। कुल 15 क्वेश्चन रहेंगे, आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। खंड क दिया गया है अपठित बोध। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। शिशु में स्वावलंबन के भाव को जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। पराश्रित रहने की आदत से व्यक्ति अपंग हो जाता है। जो स्वयं अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर आश्रित रहेगा वह दूसरों के हित के लिए क्या कर सकेगा। स्वावलंबन का गुण शिशु में स्वतः ही नहीं आ जाता, स्वतः यानी अपने आप नहीं आ जाता। इसके लिए सुनियोजित शिक्षा पद्धति अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब ज़रूरी है। शिशु को यदि हम राष्ट्र की अमूल्य निधि के रूप में देखना चाहते हैं तो उसे एक ऐसा आदर्श वातावरण प्रदान करना पड़ेगा जिससे निर्बाध गति से उसका चहुमुखी विकास हो सके। स्वच्छ, शांत और भयमुक्त और स्वस्थ वातावरण में ही शिशु की कोमल भावनाएं सुरक्षित रह सकती हैं। शिशु की सुकोमल भावनाओं को आघात पहुंचाना सामाजिक अपराध है। राष्ट्र का यह पुनीत कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराए कि उसमें हीन भावना पनप न पाए। हीन भावना से ग्रसित शिशु होने पर समाज के प्रति अपने कर्तव्य का सही रूप से निर्वाह नहीं कर सकता है। यही उपयुक्त अवस्था है जिसमें हम बच्चे को संकीर्णता से उभार सकते हैं। उसके अंदर से मेरे और अपने के भाव को हटाकर हमारा और हमारी के भाव पैदा करना जरूरी है। हमारी शिक्षा, हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा देश आदि भाव जागने से सोचने, समझने और काम करने के दृष्टिकोण में व्यापकता आ जाएगी। इससे शिशु में आध्यात्मिक चेतना भी जागेगी, उसका संबंध पूर्वजों से और देश की मिट्टी से भी जुड़ेगा और उसके अंतःकरण का विकास होगा। इसी से शिशु घर का दीप और विश्व का दिवाकर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, शिशु में स्वावलंबन का विकास किस प्रकार संभव है। तो स्वावलंबन कैसे हो सकता है शिशु में? अगर हम उसको शिक्षा और सही वातावरण दें तो उसमें उसका जो है स्वावलंबन का विकास संभव है। शिशु के भीतर हीन भावना पनपने का क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? वह दूसरों की सहायता करने में स्वतंत्र और सक्रिय बन जाएगा। तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं होगा। आत्मनिर्भर बनने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो हीन भावना अगर शिशु के अंदर होगी तो आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। शारीरिक विकास बाधिक व मानसिक विकास अधिक हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। समाज के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वाह करना कठिन हो जाएगा, ये ठीक है। तो हमारा केवल 4 सही है, तो आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। केवल कथन 4 सही है। कथनों कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन दिया गया है, हीन भावना से मुक्त शिशु घर का दीप और विश्व का दिवाकर बन सकता है। कारण दिया गया है क्योंकि सही परिवेश व चहुमुखी विकास शिशु को इस योग्य बनाता है कि वह देश दुनिया को क्या कर सके, समृद्ध कर सके। तो दोनों ही इसमें सही हैं और जो व्याख्या है वो भी इसकी क्या है, सही है। तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गद्यांश के अनुसार शिशु के लिए किस प्रकार का वातावरण आवश्यक है और क्यों? यहाँ से आंसर करेंगे। जो बच्चे हैं उनको कैसा वातावरण मिलना चाहिए? स्वच्छ, शांत, भयमुक्त, सुनियोजित, शिक्षापूर्ण और स्वस्थ वातावरण। और कारण क्या है? ताकि उनका चहुमुखी विकास हो सके, उनकी कोमल भावनाएं सुरक्षित रहें, उनके अंदर हीन भावना न पनपे। ये आंसर हो जाएगा। गद्यांश के आधार पर समझाइए कि मेरे और अपने भाव हटाकर हमारा और हमारी भाव विकसित करना क्यों ज़रूरी है। तो यहीं से इसका आंसर करेंगे कि हमारी, यहाँ से मेरे और अपने भाव को हटाकर हमारा और हमारी के भाव पैदा करना ज़रूरी है। हमारी शिक्षा, हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा देश आदि भाव जगाने से सोचने, समझने और काम करने के दृष्टिकोण में व्यापकता आएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्धमयी प्राणी, दोते वीर कुअंक भाल का, बहा भ्रुवों से पानी।
ठीक है। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा, निज रतन उगल है। देखिए क क्वेश्चन दिया गया है, प्रस्तुत काव्यांश में किन भावों की प्रधानता है। तो इसमें किन भावों की प्रधानता है, प्रेम व स्नेह की, साहस व प्रेरणा की, हास्य व व्यंग्य की, या क्रोध व घृणा की। आंसर रहेगा साहस व प्रेरणा, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, काव्यांश के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, प्रकृति हमेशा मनुष्य के भाग्य के बल से झुकती है। भाग्य का अध्ययन कर पद व रत्न आसानी से मिल जाते हैं। केवल ब्रह्म अभिलेख पढ़ने से ही व्यक्ति महान बनता है। उद्यम और श्रम जल से मनुष्य बाधाओं को पार कर सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, उद्यम और इस जो श्रम जल है उससे मनुष्य बाधाओं को पार कर सकता है। कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प आपको चुनने हैं। कथन देखिए क्या दिया गया है, भाग्य अनुसरण करने से ही व्यक्ति पद और संपत्ति पा सकता है। तो क्या ऐसा है कि केवल भाग्य के बल पर व्यक्ति सब कुछ पा सकता है, तो ये गलत है। व्यक्ति की बुद्धि व परिश्रम उसकी सफलता सुनिश्चित करते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, ये सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कथन गलत है और कारण जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, काव्यांश में अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है से क्या संदेश मिलता है। तो क्या संदेश मिलता है, परिश्रम और उद्यम का महत्व का पता चलता है। मनुष्य अपने प्रयासों से सुख प्राप्त करता है, इसका पता चलता है। भाग्य नहीं कर्म ही जीवन का आधार है। और आत्मविश्वास और कर्मशीलता का संदेश मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके अनुसार मनुष्य की सफलता में भाग्य और परिश्रम का क्या महत्व है। आंसर रहेगा, सफलता में परिश्रम का प्रमुख योगदान। भाग्य गौण कर्म प्रधान, बिना श्रम के सफलता असंभव है। भाग्य पर नहीं कर्म पर विश्वास जो है वो आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है, व्यवहारिक व्याकरण। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद आपको लिखने हैं। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा, ये सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, कार्तिक जो है आने पर बाल गोविंद भगत प्रभातियाँ गाना शुरू कर देते। तो इसे मिश्र वाक्य में रूपांतरित करना है। तो आप इसका खुद से बना के देखिए। अभी हम इसका आंसर करेंगे। ग दिया गया है, मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। इसको संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना है। और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद आपको इसका लिखना है। तो ये कैसा वाक्य है, ये भी एक कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जब कैप्टन की मृत्यु हुई तब बच्चों ने सरकंडे का चश्मा लगाया। रेखांकित आश्रित उपवाक्य का भेद लिखना है। तो ये इसके बारे में बताना है आपको कि ये कैसा आश्रित उपवाक्य है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, क्रिया विशेषण। ठीक है, यहाँ से आंसर करेंगे सेकंड, जब कार्तिक आता तब बाल गोविंद भगत जो है वो प्रभातियाँ गाना शुरू कर देते। ठीक है, मिश्र वाक्य पे बनाना था इसको। और नेक्स्ट दिया गया है, हम मिठाई की दुकान बढ़ाते और घरौंदा बनाते थे। थर्ड का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप दोनों का आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। लेखक ने एक सफ़ेद पोष सज्जन को सेकंड क्लास में बैठे हुए देखा है। इसको कर्म वाच्य में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, लेखक ने एक सफ़ेद पोष सज्जन को, तो इसको हम कैसे करेंगे, कर्म वाच्य में बदलना है। तो लेखक द्वारा, यहाँ पे हो जाएगा, लेखक द्वारा एक सफ़ेद पोष सज्जन को सेकंड क्लास में बैठे हुए देखा गया। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखिए, अभी आंसर हम करेंगे। कैप्टन द्वारा गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। तो इसको कृतवाच्य में बदलना है। तो कैप्टन द्वारा हटा के हम क्या करेंगे, कैप्टन ने। ठीक है, कैप्टन ने गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया। ये हो जाएगा। अब मैं नहीं सहूँगा, इसको भाववाच्य में बदलना है। तो क्या बनाएंगे इसका, अब मैं नहीं सहूँगा, अब मुझसे सहा नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद घ देखिए, मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। कर्मवाच्य में बदलना है। तो इसमें क्या करेंगे, कॉलेज वालों द्वारा। ठीक है, कॉलेज वालों द्वारा मई महीने में शीला अग्रवाल को नोटिस थमा दिया गया। उसके बाद वाच्य भेद लिखना है। रोगी रात भर सो नहीं सका। तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, ये भाववाच्य है। ठीक है,
यहाँ से आप पांचों जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ एंड फिफ्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गंतोक है, इसमें शांतिपूर्वक के बारे में बताना है, इसमें नायाब के बारे में, इसमें के पास के बारे में और इसमें कोई, इन सब का क्या करना है, पद परिचय करना है। आंसर करेंगे। देखिए गंतोक है तो इसमें गंतोक क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा क्योंकि नाम है, कर्म कारक है और एक वचन और पुल्लिंग है। आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे। शांतिपूर्वक की एक क्रिया विशेषण है, क्लियर, और अव्यय शब्द है। नायाब विशेषण रहेगा, गुणवाचक विशेषण। हीरा विशेष्य का जो है क्या रहेगा, ये विशेषण रहेगा। ठीक है, उसके बाद के पास है तो ये स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय रहेगा। क्लियर है, स्थानवाचक संबंध बोधक, संबंध बता रहा है कि मंदिर व बगीचे के बीच जो है क्या कर रहा है, ये संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। ठीक है, तो ये पद परिचय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों की रेखांकित काव्य पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए। तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें जो है बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया गया है कि मुस्कान जो है वो मृतक में जान डाल देगी। तो इस तरह से ये कौन सा अलंकार हो गया, ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये उपमा अलंकार है। हमारे हरी हरिल की लकड़ी, ये कौन सा अलंकार है, इसमें हरिल की लकड़ी। ठीक है, इसमें रूपक किया गया है तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष, इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। तो ये मानवीकरण किया गया है तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खंड ग दिया गया है, पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक से आधारित जो प्रश्न है, आपको गद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर पाने वाले विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं। अमृतधुन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5 से 6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड जो होती है वो अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाग बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिठन के छोटे साहबजादे हैं। अब आपसे पूछा गया है बिस्मिल्लाह खां का अन्य नाम क्या था, तो अमीरुद्दीन जो है बिस्मिल्लाह खां का नाम था। शहनाई के लिए प्रयोग होने वाली नरकट जो है ये क्या है, एक प्रकार की घास है। डुमराव व शहनाई एक दूसरे की प्रसिद्धि के पूरक हैं क्योंकि, तो इसमें क्या आ जाएगा, क्योंकि शहनाई में प्रयोग होने वाली रीड डुमराव के समीप नरकट से बनती है। और दूसरा क्या हो जाएगा, शहनाई को ख्याति दिलाने वाले बिस्मिल्लाह डुमराव में जन्मे थे। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण को पढ़कर आपको सही उपयुक्त विकल्प चुनना है। कथन दिया गया है, डुमराव के कारण ही शहनाई जैसा वाग बजता है। कारण है, रीड मुख्यतः डुमराव में सोन नदी के किनारे मिलने वाली नरकट से बनाई जाती है। तो इसमें कथन हमारा सही है और कथन कारण की जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है, तो आंसर हमारा इसमें थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अड़ दिया गया है, बिस्मिल्लाह खां के पारिवारिक संगीत इतिहास से संबंधित उचित विकल्प का चयन आपको करना है। केवल बिस्मिल्लाह खां ही संगीत में रुचि रखते थे ऐसा नहीं था, संगीत उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है, ये सही है। और उनका संगीत केवल डुमराव तक ही सीमित नहीं रहा, ये भी सही है। ठीक है, और उनका परिवार संगीत से बिल्कुल जुड़ा नहीं था, ये गलत है। तो इसमें सेकंड और थर्ड जो है ये सही है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न 8 दिया गया है, निम्नलिखित निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर जो है आपको यहाँ पर 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, वैचारिक आधुनिकता के लिए परंपराओं को त्यागना अनिवार्य नहीं होता। पात्र बाल गोविंद भगत के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि आपको करनी है। आंसर रहेगा
कि बाल गोविंद भगत के जीवन के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि निम्नलिखित प्रसंगों से होती है और यह कथन पूर्णतः सत्य है। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु पर सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए मृत शरीर को मुखाग्नि अपनी पुत्र वधू से दिलवाई। यह दर्शाता है कि वे आधुनिक विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी विधवा पुत्र वधू का पुनर्विवाह करने का आदेश उसके भाई को दिया, जो उस समय की सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध एक प्रगतिशील कदम था। इन सब के बावजूद वे अपनी पारंपरिक जीवन शैली जैसे कबीर के गीतों को गाना, सादा जीवन जीना और खेतीबाड़ी करना नहीं त्यागते थे। यह सिद्ध करता है कि आधुनिकता का अर्थ परंपराओं का पूर्ण त्याग नहीं, बल्कि उनमें मौजूद रूढ़ियों को त्याग कर मानवीय मूल्यों को अपनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृति पाठ में लेखक ने संस्कृति और असंस्कृति के मध्य अंतर का मूल आधार क्या माना है, विचार करते हुए लिखिए। आंसर रहेगा कि जो आधार माना है वो क्या आधार है, वो है मानव कल्याण की भावना। ठीक है, ये आधार है। तो संस्कृति पाठ में लेखक ने संस्कृति और संस्कृति के मध्य का मूल अंतर मानव कल्याण की भावना को माना है। लेखक के अनुसार वास्तविक संस्कृति वह है जिसमें मानव हित की भावना निहित हो। जो कार्य या विचार समाज या मानवता के लिए हितकारी न हो वे असंस्कृति की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार किसी भी कार्य का उद्देश्य ही संस्कृति और असंस्कृति के बीच का मूल अंतर है। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार लेखक यशपाल ने लखनवी अंदाज नामक व्यंग्य द्वारा नव कहानीकारों को क्या संदेश दिया है? आंसर रहेगा बिना कथ्य के कहानी न लिखने का संदेश दिया है। ठीक है, लेखक यशपाल ने लखनवी अंदाज नामक व्यंग्य द्वारा नव कहानीकारों को संदेश दिया है कि बिना किसी ठोस कथ्य, पात्र और घटना की कहानी नहीं लिखी जा सकती। कहानी लिखने के लिए यथार्थ जीवन के अनुभव और विचारों का होना आवश्यक है। केवल शैली या दिखावे के आधार पर साहित्य की रचना संभव नहीं है, जैसा कि नवाब साहब ने खीरा खाने की क्रिया को केवल सूंघ कर ही पूर्ण मान लिया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, एक व्यक्ति तथा कलाकार दोनों ही रूपों में बिस्मिल्लाह खां प्रभावित करते हैं। पाठ नौबत खाने में इबादत के आलोक में सिद्ध कीजिए। तो आंसर रहेगा बिस्मिल्लाह खां व्यक्ति और कलाकार दोनों रूपों में प्रभावित करते हैं। पाठ नौबत खाने में इबादत के आलोक में यह सिद्ध होता है कि बिस्मिल्लाह खां एक व्यक्ति तथा कलाकार दोनों ही रूपों में प्रभावित करते हैं। कलाकार के रूप में उनकी शहनाई वादन की कला अद्वितीय थी। वे अपनी कला को ईश्वर की इबादत मानते थे और उसमें पूरी तरह समर्पित रहते थे। व्यक्ति के रूप में वे अत्यंत सरल सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। उनमें धार्मिक सहिष्णुता की भावना थी और वे गंगा जमुनी तहजीब के सच्चे प्रतीक थे, जो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते थे। वे अपनी कला के प्रति विनम्र और सच्चे इंसान थे, जो अपनी सफलता का श्रेय जो है वो खुद को देते थे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पठित काव्यांश के आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले उत्तर चुनकर आपको लिखने हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखी कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो कवि के अनुसार मधुप जो है वो किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे जो मधुप है वो मन का प्रतीक है। फर्स्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ख दिया गया है, कवि आत्मकथ्य से लिखने से बचना चाहते हैं क्योंकि, क्यों बचना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें भय है कि कहीं लोग उनकी व्यथा का उपहास करेंगे। कथन और कारण दिया गया है। कथन है कवि जीवन की नश्वरता का अनुभव कर रहे हैं, और कारण क्या है कि गिरती पत्तियां उन्हें जीवन के क्षय का प्रतीक लगती हैं। तो दोनों ही सही हैं और ये सही व्याख्या भी है, तो आंसर हमारा इसमें फर्स्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गागर रीति का मतलब क्या है? गागर रीति का मतलब होता है जीवन जो है वो रिक्त हो जाना, खाली हो जाना, खालीपन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में काव्यांश के अनुसार सही है, तो इसमें आपको बताना है क्या सही है। कवि प्रकृति के दृश्यों द्वारा जीवन के गूढ़ अर्थ बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। कवि अपनी दुर्बलता सबके सामने कहने की इच्छा रखते हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, कवि औरों को आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, ये भी सही नहीं है। कवि नहीं चाहते कि कोई उनका जीवन अनुभव से रस ले, ये ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ हमारा आंसर रहेगा, ये फर्स्ट और फोर्थ हमारा सही है, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कृष्ण के व्यवहार में आए किस परिवर्तन के कारण गोपियों ने कहा कि वे राजनीति पढ़ आए हैं? इस कथन से गोपियों का कौन सा भाव जो है वो प्रकट होता है? आंसर करेंगे, कृष्ण का स्वयं ने आकर उद्धव के द्वारा योग संदेश भेज देना। ठीक है, ये जो मेन बुलेट पॉइंट है वो रहेगा।
गोपियों ने कहा कि कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है, क्योंकि वे स्वयं मिलने नहीं आए बल्कि उद्धव के माध्यम से योग संदेश भेजा। यह व्यवहार उनके प्रेम में छल कपट को दर्शाता है। इस कथन से गोपियों का कृष्ण के प्रति उपहास, व्यंग्य और निराशा का भाव प्रकट होता है, क्योंकि वे इसे कृष्ण की एक चाल और अपने साथ छल समझती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बच्चे की मुस्कान कितनी प्रभावशाली हो सकती है? कविता यह दंतुरित मुस्कान के आधार पर लिखे। तो एक बच्चे की मुस्कान जो है वो अत्यंत प्रभावशाली हो सकती है। ठीक है, कविता यह दंतुरित मुस्कान के आधार पर एक बच्चे की मुस्कान इतनी मनमोहक होती है कि वह मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है, पत्थर को पिघलाकर पानी बना सकती है और कठोर हृदय वाले व्यक्ति के मन में भी वात्सल्य और प्रेम जगा सकती है। इस मुस्कान उदास मन को खुश कर देती है और जीवन में नई आशा का संचार करती है। वातावरण को खुशहाल सौहार्दपूर्ण बनाती है, कठिन परिस्थितियों को सरल और सौम्य बना सकती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। अगला जो प्रश्न है, उत्साह कविता में प्रयुक्त प्रतीकों का विश्लेषण 2 बिंदुओं में कीजिए। और अगला क्वेश्चन है, कविता संगतकार के आधार पर लिखिए कि सामूहिक सहयोग और निस्वार्थ भूमिकाएं एक बेहतर समाज के निर्माण में कैसे सहायक होती हैं। आंसर रहेगा इसका, बादल और विद्युत छवि जो है वो क्या है, इसके मुख्य प्रतीक हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बादल जो है, कविता में बादल 2 मुख्य अर्थों के प्रतीक हैं। एक तरफ वे गर्मी से व्याकुल जो लोग हैं, लोगों के जीवन में शीतलता और शांति लाते हैं वर्षा के माध्यम से। दूसरी तरफ वे क्रांति, बदलाव और नए जीवन के अग्रदूत हैं जो समाज में परिवर्तन लाने की शक्ति रखते हैं। क्लियर। दूसरा जो प्रतीक है यहाँ पर विद्युत छवि यानी बिजली, यह प्रतीक क्रांति के उस भयानक और विनाशकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो पुराने और अनुचित सामाजिक ढांचों को तोड़कर नए निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। यह शक्ति लोगों के मन में उत्साह और जोश भरती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कविता संगतकार के आधार पर लिखिए कि सामूहिक सहयोग और निस्वार्थ भूमिकाएं एक बेहतर समाज के निर्माण में कैसे सहायक होती हैं। तो सामूहिक सहयोग और निस्वार्थ भूमिकाएं समाज के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि एक बेहतर समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे मुख्य कलाकारों, नेताओं को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करती हैं। ठीक है, जैसा कि संगतकार मुख्य गायक के सुर को संभालता है। यह दूसरों को आगे बढ़ने का मौका देती है, जिससे सभी सदस्यों का विकास होता है, न कि केवल एक व्यक्ति का। यह भावनाएं टीम वर्क को बढ़ावा देती हैं और ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी पीछे न छूटे, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण और मजबूत समाज का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पूरक पाठ्यपुस्तक के निर्धारित पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं। क दिया गया है, बालक भोलानाथ अपने साथियों को देखकर अपना सारा दुख जो है भूल खेल में क्यों मग्न हो जाता है, स्पष्ट करते हुए उत्तर लिखना है। आंसर लिखेंगे, बालक भोलानाथ की स्वाभाविक बाल सुलभ प्रवृत्ति है। बालक भोलानाथ अपने साथियों को देखकर अपना सारा दुख भूल जाता है, क्योंकि बच्चों का अपना एक अलग ही संसार होता है। उनके लिए अपने दोस्तों के साथ खेलना, हंसना किसी भी डर या दुख से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों के साथ रहकर वह अपने पिता की छत्र छाया से बाहर आकर एक स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करता है, जिससे वह तुरंत खेल में मग्न हो जाता है। यह बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, क्योंकि वे समूह में खुश रहते हैं और दुख को आसानी से भूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी शीर्षक का अर्थ स्पष्ट करना है। लेखिका ने अपने यात्रा स्थल की आस्था से संबंधित कौन कौन सी विशेषताएं उजागर की हैं। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर। ठीक है, कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना की जा रही है। इस शीर्षक का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर। यह एक नेपाली प्रार्थना गीत का अंश है, जिसे लेखिका ने अपनी यात्रा की शुरुआत में एक नेपाली युवती से सुना था, जिसका अर्थ है मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका ने यात्रा स्थल सिक्किम और हिमालय क्षेत्र की आस्था से संबंधित निम्नलिखित विशेषताएं जो हैं वो उजागर की हैं। ठीक है, पहाड़ों पर लगी रंग बिरंगी जो पताकाएं हैं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, जिन्हें शुभ कार्यों के अवसर पर लगाया जाता है। लोग प्रकृति पूजक हैं और मानते हैं कि गंगटोक के सारे पाप तिस्ता नदी में बह जाते हैं। कभी लॉन्ग स्टॉक में गाइड फिल्म की शूटिंग के दौरान स्थानीय लोगों की आस्था थी कि यहाँ के पत्थर पूजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखन में प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में से कौन अधिक मददगार है। पाठ मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर तर्क सहित उत्तर आपको लिखना है कि अनुभव और अनुभूति इसमें कौन अधिक मददगार है। आंसर रहेगा कि इसमें जो अनुभूति है वो अधिक मददगार है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर लेखक का मानना है कि लेखन के लिए प्रत्यक्ष अनुभव तो आवश्यक है, लेकिन केवल वही पर्याप्त नहीं है। जब तक लेखक उस अनुभव को गहराई से महसूस नहीं करता, तब तक वह उसे प्रभावी ढंग से लिख नहीं पाता है। प्रत्यक्ष अनुभव यह घटना या विषय को देखना या जानना है, यह लेखन का कच्चा माल है।
और अनुभूति क्या है? यह उस अनुभव के कारण लेखक के मन में उत्पन्न होने वाली भाव, संवेदनाएं और आंतरिक प्रेरणा है। तो यहाँ तक आप इसको लिख देंगे। ठीक है, बाकी आप इसको आगे पढ़ सकते हो। लेखक के अनुसार बाहरी दबाव या संपादकों के आग्रह पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक व्यवस्था या अनुभूति के कारण ही सच्चा लेखन संभव हो पाता है। ठीक है, यानी हम किसी के कहने से नहीं लिख सकते जब तक हमारे अंदर से अनुभूति ना हो। अनुभव जब अनुभूति का रूप लेता है तभी वह रचनात्मक लेखन में ढल पाता है। इसलिए लेखन में अनुभूति ही सबसे अधिक मददगार होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, खंड ग देखिए, रचनात्मक लेखन है। किन्हीं तीन विषयों में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग आपको 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। पहला दिया गया है योग का महत्व, ठीक है, मतदान का महत्व, और थर्ड है मोबाइल के बिना एक दिन। तो ये तीनों में से किसी एक पर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से हिंट ले सकते हो, बाकी आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। योग का महत्व, तो यहाँ से आप अच्छे से एक बार पॉज करके वीडियो और इसको रीड कर लीजिए, ताकि आपको जो आप वोकेबलरी है वो थोड़ी बहुत आपकी इंक्रीज हो जाए कि किस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद मतदान का महत्व क्या है इस बारे में है, और मोबाइल के बिना एक दिन, ये तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो कि अगर एक दिन आपको मोबाइल के बिना बिताना पड़े तो कैसा लगेगा। ठीक है, तो ये आप इस यहाँ से एक बार रीड कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, आप हिमांशी और हिमांशाएं एक जिम्मेदार युवा नागरिक के रूप में फिल्मों व OTT मंचों पर प्रसारित हिंसात्मक व अभद्र भाषा युक्त सामग्री पर नियंत्रण लगाने की अपील करते हुए प्रसारण मंत्रालय के मुख्य अधिकारी के लगभग 100 शब्दों में एक पत्र आपको लिखना है। आंसर रहेगा, प्रेषक हो जाएगा हिमांश, नई दिल्ली, प्रति मुख्य अधिकारी प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली। विषय रहेगा फिल्मों व OTT मंचों पर प्रसारित हिंसात्मक व अभद्र सामग्री पर नियंत्रण हेतु। ठीक है, यहाँ से लिख लेंगे, महोदय, मैं एक जिम्मेदार युवा नागरिक होने के नाते आपका ध्यान फिल्मों व OTT मंचों पर बढ़ती हिंसात्मक और अभद्र भाषा युक्त जो है सामग्री की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस प्रकार की सामग्री का युवाओं और बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इससे समाज में असहिष्णुता, अनुशासनहीनता बढ़ रही है। अतः निवेदन है कि ऐसी सामग्री पर सख्त नियंत्रण लगाया जाए तथा नैतिक मूल्यों पर आधारित मनोरंजन को बढ़ावा दिया जाए। तो धन्यवाद भवदीय हिमांश। अगला प्रश्न है, आप हिमांशु और हिमांशी हैं, अपने मित्र को स्वच्छ दिल्ली समृद्ध दिल्ली अभियान में भाग लेने का अनुभव बताते हुए और उससे भी इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करते हुए लगभग 100 शब्दों में आपको एक पत्र लिखना है। आंसर रहेगा, प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार, मैं तुम्हें स्वच्छ दिल्ली समृद्ध दिल्ली अभियान में भाग लेने का अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। इस अभियान में मैंने स्वच्छता के महत्व को निकट से समझा। हमने मिलकर सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई की। इससे समाज में जागरूकता फैली और आत्मसंतोष मिला। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस अभियान से जुड़ो और स्वच्छ भारत के निर्माण में अपना योगदान दो। तुम्हारा मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, आप सोमश्री हैं, आपने संगीत में स्नातक डिग्री प्राप्त की है। आपके शहर के सांस्कृतिक केंद्र में संगीत प्रशिक्षक का पद रिक्त है। उक्त पद के लिए आवेदन हेतु लगभग 80 शब्दों में आपको एक संवृत्त तैयार करना है। तो देखिए, जब भी आपको ऐसे संवृत्त लिखना होता है तो उसके लिए आप इस तरह का फॉर्मेट तैयार करेंगे। ठीक है, ये केवल एग्जाम्पल दिया गया है कि आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। जो भी आपकी योग्यताएँ हैं उसको किस तरह से आपको लिखना है, इसके अकॉर्डिंग आप नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब आप डाल देंगे। उसके बाद इसमें आप लिखेंगे शैक्षिक योग्यता। अभी इसमें जो आपको दिया गया है उसके अनुसार आप जो भी आपके ठीक है मार्क्स आप 10वीं के हैं, क्या विषय थे, कितने अंक थे, 12वीं के, BA MA, जो भी संवृत्त के लिए लिखना होता है, जिस पद के लिए आपको लिखना है उसके अनुसार ये लिखना होता है। अन्य संबंधित योग्यताएं लिख देंगे। उपलब्धियां, अगर आपने जो है इसमें कोई भी स्थान प्राप्त किया इस तरह से। उसके बाद गतिविधियां, अभिरुचियां लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये आप छोड़ सकते हैं। लास्ट में आप लिखेंगे, मैं प्रमाणित करता हूं कि आवेदित पद के लिए निर्धारित विशेषताएं मुझ में हैं, मैं पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। तिथि लिख देंगे और स्थान और जो है अपना नाम नीचे लिख देंगे। इस तरह से संवृत्त तैयार किया जाता है। इसके अंदर सांस्कृतिक केंद्र में संगीत प्रशिक्षक है तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें बना देंगे। अथवा में दिया गया है कि आपकी शुल्क रसीद में गलती हो गई है। आपने पूरा शुल्क जमा किया था लेकिन रसीद में राशि कम लिखी गई है। इस गलती को ठीक करवाने का निवेदन करते हुए अपने प्रधानाचार्य को लगभग 80 शब्दों में आपको एक मेल लिखनी है। तो यहाँ से आप जो मेल कैसे लिखते हैं उसका फॉर्मेट देख लेंगे। पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के अंदर मेल लिखनी होती है। यहाँ पे प्रेषक का नाम लिखेंगे कि किसको जो है कौन मेल कर रहा है, और टू में किसको मेल की जा रही है।
क्लियर। उसके बाद दिनांक लिख देंगे, विषय क्या रहेगा, जो भी आपका विषय है उसके बारे में लिख देंगे, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर नई चेक बुक जारी करने हेतु दिखाया गया है, तो कंटेंट जो है वो जैसा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है, बट फॉर्मेट यही रहता है, बॉक्स में डालना ना भूलें। जैसे इसके लिए जो कंटेंट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि महोदय, सादर निवेदन है कि मैंने विद्यालय का पूरा शुल्क समय पर जमा कर दिया था, परंतु मेरी शुल्क रसीद में जमा राशि कम अंकित हो गई है। कृपया संलग्न प्रमाणों के आधार पर रसीद में आवश्यक सुधार कराने की कृपा करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। सर धन्यवाद, भवदीय सोमश्री, कक्षा 10th। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, आपने किसी पसंदीदा स्थान का पर्यटन बढ़ाने के लिए उसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लगभग 40 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। और अथवा में दिया गया है, आगामी नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपने प्रिय मित्र के लिए लगभग 40 शब्दों में एक शुभकामना संदेश आपको लिखना है। तो देखिए, जब भी आप विज्ञापन लिखेंगे किसी भी जो टॉपिक है आपका उसके बारे में, जैसे यहाँ पे पर्यटन के बारे में लिखना है, तो मान लीजिए राजस्थान का पर्यटन है, वहाँ पर आप पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो उसके लिए मेन सबसे पहले आप जो हेडिंग रहेगा कि राजस्थान पर्यटन क्षेत्र, इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके अंदर आपके जो विज्ञापित वस्तु का नाम है, पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा, उसमें लुभावने शब्द होने चाहिए, यानी वहाँ पर क्या खास है, ठीक है, वो लुभावने शब्द आप लिख सकते हो पर्यटन क्षेत्र के बारे में, जिस भी पर्यटन क्षेत्र को आप यहाँ पर विज्ञापित करना चाहते हो। क्लियर। उसके बाद वस्तु के जो गुण है उल्लेख, यानी पर्यटन क्षेत्र के बारे में वहाँ क्या कुछ है देखने का, कम से कम शब्दों में आपको देना होता है कि वहाँ पर क्या क्या आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए, आकर्षक चित्र, यानी बहुत चित्र, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चित्र आपको देने हैं, उस जगह का आप चित्र बना सकते हो। क्लियर। उसके बाद प्रेरक शब्द आप दे सकते हो। उसके बाद उसमें कोई डिस्काउंट आप दे रहे हो कि मान लीजिए वहाँ पे कुछ रहने का स्थान है, ठीक है, वहाँ पर कोई आप टिकट में डिस्काउंट दिखा सकते हो, तो इस तरह से आप यहाँ पर रियायत का उल्लेख कर सकते हो। और साथ में तुकबंदी जैसे शब्द आप विज्ञापन में दे सकते हो। तुकबंदी जैसे शब्द का मतलब क्या है कि कोई ऐसे राइम सी बना के कोई इस तरह के शब्द, जैसे आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट, इसी तरह से विज्ञापन में आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो भी आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, अगर कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको देना होता है। और जो है, जैसे यहाँ पे ये लिखा है, एक बार अवश्य खरीदें, इसकी जगह एक बार अवश्य पधारें, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो इस तरह से विज्ञापन देना होता है। उसके बाद देखिए, अगला है कि जो संदेश है वो कैसे लिखना होता है। यहाँ पे फॉर्मेट में आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले ऊपर जो है यहाँ पे लिखना होता है संदेश, उसके बाद डेट लिखनी होती है, और फॉर्मेट में बॉक्स में डालना होता है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, यहाँ पे डेट है तो यहाँ पे टाइम है। उसके बाद प्रिय मित्र है, और जैसे कि हम यहाँ पर नव वर्ष की शुभकामना के लिए लिख रहे हैं तो उसका कंटेंट आप यहाँ पे लिखेंगे। और कोई कोट्स इस तरह से बनाकर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। लास्ट में आप अपना नाम लिख देंगे। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।